रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और इस डेवलपमेंट का खदशा आज से चंद रोज़ पहले एक व्लॉग में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर कर चुके हैं। अब क्या डेवलपमेंट हुई है और इस पेशरफ्त का बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से क्या लिंक बनता है, खुलासा अगर आप पूछें तो इस हैपनिंग का नाज़रीन खुलासा ये है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए कोई नेक शगुन नहीं है, कोई अच्छी खबर नहीं है। तो ये सारा मामला है क्या, एक तो इसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे और दूसरी खबर में जो एक थ्रेटनिंग किस्म का एटीट्यूड अपनाया गया है और कहा गया है कि इतनी ज़रूरत, और फिर उसका खुलासा तो ये निकलता है कि हम तो करेंगे, रोक सको तो रोक लो। तो ये रोकने रुकाने वाला और थ्रेट देने वाला क्या मामला है और ये किस जमात के साथ या किस शख्सियत के साथ जुड़ा है, इस पर भी आगे चल के आप नाज़रीन के साथ डिटेल शेयर करेंगे और कुछ दीगर खबरें भी हैं। लेकिन खबरों से प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप तमाम दोस्तों, भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों से दरख्वास्त करेंगे जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आपने लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और अपने जानने वालों के साथ हमारे इस प्रोग्राम को अगर आपसे हो सके तो आपने शेयर भी करना है। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। खबर नाज़रीन ये है कि तहरीक इंसाफ ने फैसला किया कि अब दमादम मस्त कलंदर होगा। अब दमादम मस्त कलंदर का फैसला किया था जो 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन हुआ, जिस पर तहरीक इंसाफ का बयानिया है और तहरीक इंसाफ का इल्ज़ाम भी है कि धांधली हुई है। और धांधली का ज़्यादा उनका जो जोर है, जो फोकस है, वो इस बात पे नहीं तहरीक इंसाफ का कि जो बैलेट बॉक्स हैं उसमें जो है वो वोट भरे गए हैं, बल्कि तहरीक इंसाफ का फोकस इस बात पे है कि फॉर्म 45 के मुताबिक तो हम जीते हैं, लेकिन फॉर्म 47 जारी करके हमारे मुखालफिन को जितवा दिया गया है। तो इस पे तहरीक इंसाफ ने कहा कि एक तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए, ऑडिट करवाया जाए, और साथ में तहरीक इंसाफ का ये भी कहना है और बांगे दोहल ये कहना है कि जब तक हमारा मैंडेट वापस नहीं किया जाएगा हम चैन से नहीं बैठेंगे। तो इस सिलसिले में इसी बात को आगे बढ़ाते हुए तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में कुछ जलसों का एक प्लान जारी किया था, जिसका पहला जलसा 30 मार्च 2024 को इस्लामाबाद में करने का फैसला किया गया था, यानी शहर इक़्तिदार में। अब इस हवाले से नाज़रीन जो आमिर मुग़ल साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनकी जानिब से जो एक रिटन एप्लीकेशन इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को दी गई, उसको नाज़रीन शहर इक़्तिदार के डिप्टी कमिश्नर ने रद्द कर दिया है। उसमें कहा गया है कि शहर में इस किस्म के जो इज्तिमात हैं, जलसे जुलूस या रैली निकालने का मामला है, उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स है। और जो एप्लीकेशन थी आमिर मुग़ल साहब की, उसका जवाब ये दिया गया है कि इंतज़ामिया की तरफ से जो स्पेशल ब्रांच है, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, उनसे फीडबैक लिया गया, उनसे रिपोर्ट मांगी गई और उसकी रोशनी में जो इस वक्त हालात हैं, एक तो 23 मार्च की परेड का जिक्र किया गया, उसमें पुलिस मसरूफ़ थी, और हज़रत अली के हवाले से भी आने वाले दिनों में एक दिन आ रहा है, उस पर भी पुलिस की अपना मसरूफियत होगी। यौम कुद्स का भी जिक्र किया गया है और साथ में क्या कहते हैं, नमाज तरावी का, माह रमज़ान का जिक्र किया गया कि पुलिस की जो फोर्स है इस्लामाबाद की, वो मुख्तलिफ इवेंट्स पर सिक्योरिटी फ्राहम करने में मामूर है, मसरूफ़ है। तो लिहाजा इस जलसे के लिए सिक्योरिटी फ्राहम करना मुमकिन नहीं, सिक्योरिटी थ्रेट्स भी मौजूद हैं। जो नाज़रीन तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त थी उसमें 3 वेन्यू सजेस्ट किए गए हैं, एक F9 पार्क, एक परेड ग्राउंड और एक डी चौक। लेकिन किसी वेन्यू पर इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने तहरीक इंसाफ को जलसा की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। अब तहरीक इंसाफ के पास इस इनकार के बाद एक ही रास्ता है और वो डोर उनके लिए ओपन है ऑलरेडी, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने हुक्म दिया था इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को तो कि आप 2 दिन के अंदर इस जलसे की इजाज़त के हवाले से फ़ैसला करें। तो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने फ़ैसला कर दिया है। अब मामला दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएगा, तो देखते हैं वहाँ पे अल्टीमेटली इस मामले का 30 मार्च का जो जलसा है उस पर क्या फ़ैसला होता है। इसके अलावा नाज़रीन एक और मुख्तसर सी अहम खबर है, उन लोगों के लिए तो बुरी खबर हो सकती है जो आज तक बचते चले आ रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए ये सही सिमत में एक पहला कदम है। मामला नाज़रीन ये है कि FPR की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें ताजरों की लाजमी
रजिस्ट्रेशन जो है वो लाजमी करार दी गई है। और इस नाज़रीन नोटिफिकेशन के मुताबिक एटलीस्ट हर दुकानदार को कम से कम 1200 रुपये सालाना टैक्स की मद में देना पड़ेगा। अब हमारे मुल्क में चूंकि टैक्स का कल्चर नहीं है, हम वेस्ट की तरफ देखते हैं कि वहाँ पर जो वेस्ट की हुकूमतें हैं, लंदन की बात करते हैं, इटली की बात करते हैं, फ्रांस, स्वीडन, इन ममालिक की बात करते हैं, वहाँ पर तो आवाम को बड़ी सहूलियत दी जाती हैं। लेकिन ये सहूलियत की जब बात होती है तो इस बात का जिक्र नहीं होता कि उन ममालिक की जो आवाम है वो अपने हुकूमत को टैक्स कितना देते हैं। माफ़ कीजिएगा नाज़रीन, अगर हम पाकिस्तान की बात करें कि यहाँ पे टैक्स कल्चर नहीं है, जीडीपी रेशो के तनासब से जितना होना चाहिए उतना नहीं है, तो फिर आगे से आर्गूमेंट आता है कि लोग इनडायरेक्ट टैक्स तो दे रहे हैं, जो चीज़ खरीद रहे हैं, मार्केट से परचेजिंग कर रहे हैं, उस पर टैक्स दे रहे हैं। वो इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करने का एक तरीका ज़रूर है, लेकिन जितना कलेक्शन होनी चाहिए उतनी नहीं हो सकती। अब आप देखें ना कि तनख्वाहदार तबका टैक्स देता है, और उसके अलावा भी जो लोग टैक्स देते हैं उन पर फिर भी बोझ मज़ीद टैक्स का पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि हज़ारों की तादाद में, हज़ारों नहीं बल्कि लाखों करोड़ों की तादाद में इतने दुकानदार हैं जो कि रिटेलर्स हैं जो 1 रुपये का टैक्स नहीं देते। यानी उनका अगर 50,000 टैक्स बनता है, वो 50,000 टैक्स नहीं देंगे, वो इनकम टैक्स ऑफिसर को 50,000 दे देंगे कि हमारा नाम आप FBR के डॉक्यूमेंट्स में ना डालें, हमें टैक्स के सर्कल में ना लेके आएँ। तो इन लोगों की वजह से पाकिस्तान को माशी तौर पे मसाइल का सामना करना पड़ता है। इस पर ज़्यादा बात मैं नहीं करना चाह रहा, क्योंकि आप जो खबर सुनना चाह रहे हैं उसके डिटेल पे मैं आता हूँ। लेकिन यहाँ पे नाज़रीन एक चीज़ आप नाज़रीन के जहन में लेके आना ज़रूरी है कि पाकिस्तान को 2 तरह के मसाइल का सामना होता है माशी तौर पर। एक तो जो मुल्की मामला चलाने हैं उसके लिए तो आप बैंकों से, जब आपके अखराजात ज़्यादा हों, आपकी आमदन कम हो, तो आप मुल्की बैंकों से कर्जा लेते हैं। ये जो कर्जा मुल्क पे चढ़ता है ना, ये इसी वजह से चढ़ता है कि इतने आमदन नहीं हो रही होती, इतना टैक्स कलेक्ट नहीं हो रहा होता जितने आप अखराजात कर रहे होते हैं। तो ये अखराजात तो चलें, वो कर्जे शर्जे लेके मुल्क के ऊपर कर्जा चढ़ता रहता है और वो अल्टीमेटली अवाम पे कर्जा चढ़ रहा होता है। लेकिन दूसरी तरफ जो डॉलर की कमी होती है उसकी वजह से फिर हमें IMF के पास जाना पड़ता है। तो ये 2 प्रॉब्लम हुकूमतों को माशी तौर पर फेस करना पड़ती हैं। अब ये फैसला हुआ है और 15 जुलाई से इस 1200 रुपये कम अज़ कम मतलब देखा भी जाएगा कि 1200 वाला है या 12,000 वाला, तो इसकी कलेक्शन शुरू कर दी जाएगी। इसके अलावा नाज़रीन शहबाज शरीफ साहब ने एक छोटा सा यूटर्न लिया है। एक नोटिफिकेशन उनकी तरफ से जारी हुआ था कि जो इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसकी सरबराही वज़ीर आज़म करेंगे। ये शहबाज शरीफ साहब ने जारी किया। अब कल एक और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया जिसमें पहले वाले फैसले को चेंज कर दिया गया, जिसमें शहबाज शरीफ साहब चेयरमैन थे इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी के। तो अब यूटर्न लेके नया जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें जो वज़ीर ख़जाना है औरंगज़ेब साहब, उनको इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया। यानी ये जिम्मेदारी इससे शहबाज शरीफ साहब ने सरेंडर कर दिया है। और जो पिछले कुछ सालों से चला आ रहा था कि वज़ीर ख़जाना ही इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन होगा, उसी ट्रैक के ऊपर जो है वो मामला वापस आ गए हैं। अब इसकी क्या वजह बनी है फिलहाल अंदर की खबर सामने नहीं आई, लेकिन ये नोटिफिकेशन इस तब्दीली का कि ये जिम्मेदारी वज़ीर आज़म साहब से अब दोबारा वज़ीर ख़जाना साहब को जो है वो तफवीज़ हो चुकी है। इसके अलावा नाज़रीन अब बात करते हैं कि क्या बड़ी डेवलपमेंट हुई है और चंद रोज़ पहले आप देखने वालों के सामने मैंने किस खदशे का इजहार किया था। मामला नाज़रीन ये है, गालिबन 2 से 3 दिन पहले की बात है। मैंने आपसे कहा था कि ये जो तहरीक इंसाफ / सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जो इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही हैं, ये इख्तलाफात आगे चल के शिद्दत अख्तियार कर जाएंगे और हो सकता है कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक भी सामने आए और ये लड़ाइयाँ इस नहज तक जाएंगी कि ये मीडिया पे आपको ये लड़ाइयाँ नज़र आएंगी। और मैंने उसमें ख़ास तौर पे ज़िक्र किया था कि जो असद कैसर साहब हैं उनकी अपनी रंजिश या उनकी अपनी नाराज़ी मौजूद है कि वो अपने जो भाई हैं उनको स्पीकर KP की असम्बली बनवाना चाहते थे, लेकिन उनको स्पीकर के ओहदे पे एडजस्ट नहीं किया गया, तो वो भी नाराज़ हैं। और तैमूर सलीम झगड़ा साहब का ख़ास तौर पे जिक्र किया था कि वो जो लॉबिंग करते रहे अलीमीन गंडापुर साहब के लिए, तैमूर झगड़ा साहब के वो KPK के वज़ीर आला होने चाहिए, लेकिन उनकी लॉबिंग तो कामयाब हुई। लेकिन जब अलीमीन गंडापुर साहब ने अपनी काबीना बनाई उसमें तैमूर सलीम झगड़ा साहब को एडजस्ट नहीं किया गया, वजारत ख़जाना का कलमदान नहीं सौंपा गया और उल्टा
मीडिया पे ये मुबैना तौर पे खबरें सामने आई कि 20 करोड़ मांगे गए तैमूर सलीम झगड़ा साहब से कि अगर आप काबीना में आना चाहते हैं तो आपको 20 करोड़ रुपए देना होंगे पार्टी फंड के तौर पे। तो तैमूर सलीम झगड़ा साहब ने इनकार कर दिया। इसी तरीके से आतिफ खान साहब का, शहराम तरकई साहब का अपने उनके कुछ ऐसे रिजर्वेशन हैं जिसका वो इजहार तो नहीं करते, लेकिन उनका भी एक अपना ग्रुप जो है वो KP के असम्बली में मौजूद है। और यही सूरत नाज़रीन पंजाब असम्बली में भी है। तो अब ये जो खदशात थे, ये नाज़रीन अब खदशात नहीं रहे, बल्कि ये खदशात अब सामने आ चुके हैं। और इसका बाज़ाब्ता तौर पे पहले तो ज़राए से खबरें सामने आ रही थी, अब इस बात का एतराफ़ कर लिया गया है। एतराफ़ नाज़रीन क्या किया गया है, वो ये है कि मरवत साहब जो कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनकी तरफ से कल एक टॉक शो में समर बाज साहब का प्रोग्राम था, इस बात का एतराफ़ किया गया है कि हमारे 40 ऐसे MPs हैं पंजाब में जो कि तोड़ लिए गए हैं। ये कौन कह रहे हैं? ये शेरवज़ मरवत साहब कह रहे हैं। और उन्होंने कहा कि पहले 20 टूटे, फिर 5 टूटे, फिर 10 टूटे, फिर 5 टूटे, इस तरीके से 40 हमारे MNA अब हमारे साथ नहीं रहे। मैं आपको सुनवा देता हूँ, ये 1.5 मिनट का क्लिप है। इसमें मरवत साहब कह क्या रहे हैं, क्या एतराफ़ कर रहे हैं। यानी आप से अपनी पार्टी संभाली नहीं जा रही। और इस पर नाज़रीन एक और बयान जो है वो साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने भी दाग दिया है। मरवत साहब के इस इंकशाफ के बाद के 40 हमारे MPA टूट चुके हैं, हमारी पार्टी के साथ नहीं रहे, उस पर हामिद रज़ा साहब का क्या स्टेटमेंट आया वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन पहले ये मरवत साहब का 1.5 मिनट का क्लिप सुन लें। चूंकि आए दिन जो है ये हम पे एग्रेशन या यलगार जारी है। इस तरह भी आपने कहा 20 हमारे MPs तोड़े और इससे पहले इन्होंने 5 अलहदा तोड़े, 4 अलहदा तोड़े। तकरीबन अभी तक लगभग 40 MPs जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता, वो अभी तक तोड़े जा चुके हैं। पंजाब में 40 आपके MPs तोड़े जा चुके हैं, तकरीबन 40, क्योंकि वो पहले भी उन्होंने तोड़े। और ये जो 20 हैं इनको इन्होंने ब्लैकमेल किए हैं कि हम रिकाउंटिंग के जरिए आपको हरवा देंगे। इस फॉरवर्ड ब्लॉक का हमें इल्म हुआ था 15 दिन पहले। अच्छा, और ये जो आप कह रहे हैं, और अभी मुसद्दिक मलिक साहब बता रहे थे कि मुफाहमतकार बढ़ा रहे हैं, तो ये इनकी मुफाहमत है। ये नाज़रीन आपने सुन लिया, मरवत साहब एतराफ़ कर रहे हैं। अब ज़ाहिर सी बात है कि सेनेट का इलेक्शन भी होना है, और उसमें अगर इनके 40 ये MPA निकल जाते हैं तो फिर PTI के सेनेट के इलेक्शन के ऊपर बहुत बड़ा एक जक पहुंचेगी, बहुत बड़ा एक धचका पहुंचेगा। अब इस एतराफ़ पे साहबजादा हामिद रज़ा साहब क्या फरमाते हैं, वो ये कहते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत का फैसला करने का बुनियादी मकसद अरकान कौमी व सूबाई असम्बली को फ्लोर क्रॉसिंग से रोकना था। अब PTI तो कह रही थी कि हम तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में इसलिए गए हैं कि हमें मखसूस नशिस्तें मिल सकें। हामिद रज़ा साहब कह रहे हैं कि हमारी जमात में PTI के आज़ाद लोगों की शमूलियत का जो फैसला था उसका बुनियादी मकसद ये था कि फ्लोर क्रॉसिंग को रोका जा सके। तो वो कह रहे हैं कि फ्लोर क्रॉसिंग हो रही है। और 2 दिन पहले मेरा एक और भी वीलॉग था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि इमरान खान साहब ने पार्टी को कह दिया है कि जो लोग हमें वोट नहीं डालेंगे उनके खिलाफ आप नाहली के रेफरेंस मुतलका फोरम पे इलेक्शन कमीशन को भिजवाएंगे कि उनको नाहल किया जाए कि पार्टी पॉलिसी की उन्होंने खिलाफ वर्जी की है। अब ये जो नाज़रीन इस किस्म की बातें सामने आ रही हैं, हामिद रज़ा साहब आगे क्या कहते हैं उसको पढ़ने के बाद मैं आगे बात करूंगा। ये बात वाज़ेह है कि अगर किसी रुकने असम्बली ने इमरान खान की तरफ से नामजद करदा शख्स के हमायत में वोट ना दिया तो उसके खिलाफ फौरी कार्रवाई करते हुए ऐसे रुकन की नाहली के जो रेफरेंस है वो दायर किए जाएंगे। अब रेफरेंस दायर करने की नाज़रीन बात कर दी गई है, लेकिन यहाँ पे नाज़रीन सवाल ये है कि रेफरेंस कैसे आप दायर करेंगे, क्योंकि जो सेनेट का इलेक्शन है उसमें ओपन बैलेट के जरिए तो होता नहीं, ये तो सीक्रेट बैलेट होता है। सिर्फ वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और जो आईनी तरमीम होती है या फिर जो बजट जो पास होना होता है वो आपने ओपन बैलेट के जरिए करना होता है। लेकिन यहाँ पे तो सीक्रेट बैलेट होगा। आप कैसे अपने लोगों को एक्सपोज कर पाएंगे, कैसे अपने लोगों को बेनकाब कर पाएंगे कि ये हमारे तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में गए थे, इन्होंने इमरान खान साहब की पीठ में छुरा घोंप दिया है। तो ये नाज़रीन बड़ा मुश्किल, बड़ा अपहिल टास्क होगा तहरीक इंसाफ के लिए कि उन लोगों की निशानदेही करके उनके खिलाफ जो रेफरेंसेज हैं वो इलेक्शन कमीशन को भिजवाना कि इन्होंने पार्टी डायरेक्शन की खिलाफ वर्जी की है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और सवाल नाज़रीन यहाँ पे ये भी होगा कि क्या इन पे 63A का इतलाक होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो जिक्र है वो आईनी तरमीम का है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो जिक्र है वो वज़ीर आज़म के वज़ीर आलम वज़ीर आला के वोटिंग का जिक्र है, और तीसरा जो है वो मनी बिल का जिक्र है। ये मामला ग़ालिबन उस नाहली के दायरे कार में भी उस तरीके से नहीं आता जिस तरीके से बाकी मामला आते हैं, वज़ीर आज़म के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाला या वज़ीर आज़म को एतमाद के वोट देने वाला और मनी बिल वाला या फिर आईनी तरमीम वाला।
लेकिन बहरहाल देखते हैं, आगे आगे चलते हैं और देखते हैं होता क्या। इसके अलावा नाज़रीन कि ये रोक सको तो रोक लो, ये क्या कहानी है? ये किसने कहा है कि ज़रूरत हो तो रोक के दिखाओ? आपको याद होगा नाज़रीन कि जब पनामे की तहकीकात चल रही थी, पनामा स्कैंडल की, तो मरीम नवाज़ को जब JIT की तरफ से बुलाया गया था फेडरल जुडिशल अकेडमी में, तो मरीम नवाज़ ने जो वहाँ पर पहले अपनी सियासी जो स्पीच की थी, उसमें मरीम नवाज़ ने एंड में कहा था, या उस स्पीच के दौरान कहा था कि रोक सको तो रोक लो, मुस्लिम लीग नवाज़ को या शरीफ ख़ानदान को रोक सको तो रोक लो। तो वो बात बड़ी ट्रेंड हुई थी मरीम नवाज़ साहबा की। तो उसी किस्म का एक जेस्चर दिया है जनाब तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर साहब ने। असद कैसर साहब ये कहते हैं कि देखें, अब हम अपनी मर्जी से जलसे करेंगे, कोई हमें रोक नहीं सकता, ये किसी के बाप का मुल्क नहीं है। और असद कैसर साहब ने कहा कि वो वक्त चला गया जब मर्जी और ताकत के फैसले मुसल्लत किए जाते थे। अब हमने क्योंकि जलसे करने का फैसला कर लिया है तो अपनी मर्जी से फैसले करेंगे। अब मर्जी की बात जो असद कैसर साहब ने की कि मर्जी से सब कुछ होगा, तो अभी आप देख लें कि इस्लामाबाद की इंतजामिया को जो एप्लीकेशन दी गई है उसने रद्द कर दी है। अब इनको जो रिलीफ मिलना है वो तो हाई कोर्ट से, आला अदालतों से मिलना है, लेकिन ये मर्जी से जलसे नाज़रीन इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि अगर सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं या कुछ ऐसा मामला है, आपने जलसा करना है ज़रूर करें, लेकिन आपको इंतजामिया के साथ बैठ कर ही मामला को तय करना पड़ेगा, SOPs तय करने पड़ेंगे। अगर आप कहें कि आप अपनी मर्जी से जलसे करेंगे तो वो भी, उसकी भी किसी किस्म में कानून में गुंजाइश नहीं है। आपको दरख्वास्त दे के, इजाज़त लेके जलसा करना पड़ेगा। और अगर आपको इंतज़ामिया जानबूझ के आपके साथ इम्तियाजी सलूक करती है तो फिर अदालतों से आपको रिलीफ मिल सकता है, जिसमें इम्तियाजी सलूक फिर आपको साबित करना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल जलसे जुलूस करना, एहतजाज करना, ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा नाज़रीन असद कैसर साहब ने यह भी कहा कि जो 9 मई का जो वाक़या हुआ, जो हमारे ऊपर ठोंसा जाता है या थोपा जाता है, उसके लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए तो पता चल जाएगा कि ये वाक़या, इसमें क्या मोहसिन नकवी या कोई मोहसिन नकवी इन्वॉल्व है या कोई दूसरे ने ये सारा 9 मई का वाक़या कराया था। यानी मुल्क भर में जो इमलाक को, मिलिट्री इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, कोर कमांडर का घर हो गया, GHQ हो गया, पेशावर में रेडियो पाकिस्तान को और मियाँ वाली में, इन तमाम की जिम्मेदारी जो है वो असद कैसर साहब जो है मोहसिन नकवी साहब पे डाल रहे हैं कि मोहसिन नकवी ने सब कुछ करवाया है। अब वो जो वीडियोस देखी जिसमें PTI के जोशीले कारकुनान, इमरान खान साहब के भांजे, PTI के लोग जो वीडियो में नज़र आ रहे हैं, क्या वो मोहसिन नकवी साहब ने भिजवाए थे? ये नाज़रीन बड़ा आम सवाल है। इसके अलावा नाज़रीन उस्मा कारदार साहबा मुस्लिम लीग नून की MP हैं, जिनके कोई 4-5 लाख रुपए के जो जेवरात थे वो चोरी हो गए थे। वो स्विमिंग कर रही थी और इस दौरान उनका सामान जो पड़ा था वहाँ से जेवरात निकाल लिए गए। तो उस पर मुकदमा दर्ज हुआ था और मुकदमा दर्ज होने के बाद 4 जो क्लब की मुलाजमीन थी, ख़वातीन जो मुलाजमीन थी, उनको गिरफ्तार किया गया था, उनसे तफ्तीश की गई, इंटरोगेट किया गया। तो उन ख़वातीन मुलाजमीन की जानिब से किसी किस्म की चोरी की वारदात से इनकार किया गया है, जिसके बाद उस्मा कारदार के जो हस्बैंड है उन्हें एतमाद में लेके इन 4 गिरफ्तार ख़वातीन या हिरासत में लिए गए जो मुलाजमीन ख़वातीन थी उनको रिहा कर दिया गया है। लेकिन इस मामले की नाज़रीन मज़ीद जो तफ्तीश है, वो पुलिस ये दावा करती है कि मज़ीद तफ्तीश अभी तक जारी है, इस केस को अभी जो है वो क्लोज़ नहीं किया गया है। तो ये नाज़रीन आज के दिन का हमारा व्लॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।